इट इज़ डे 9 ऑफ लिटरेरी टर्म और यहाँ हम अपना देखते हैं क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट, है ना। तो इनमें से कि एलन गिन्सबर्ग है, मार्क बियर्ड है, आइजैक मैककिस्लीह है, चार्ल्स बियर्ड हैं, कि कौन इनमें से जो है बिलोंग करता है, संबंधित है किससे, बीट मूवमेंट से है, अमेरिकन बीट मूवमेंट से है। तो बीट मूवमेंट एक वो टाइम पीरियड रहा है वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जहाँ पर लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज हुआ है और उसने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभाव डाला है वहाँ की जनरेशन पर, ठीक है। और क्योंकि देखो जो राइटिंग होती है, ड्रामा है, अब लोग आएंगे देखेंगे, तो देखो वर्ल्ड वॉर के दौरान वो क्या है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, तो इस वजह से वो लिखना जो है ना, वो प्रभाव डालता है उनके ऊपर। खैर, अब इसको पहले तो ये यहाँ ध्यान रखिए कि अमेरिकन मूवमेंट एलन गिन्सबर्ग, तो ये इनमें से बिलोंग करते हैं। और यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है कि अमेरिकन मूवमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीट जनरेशन, अमेरिकन मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड बीट जनरेशन। और बीट जनरेशन ये ग्रुप है किसका, ऑथर्स का, हुज लिटरेचर, जिनका जो लिटरेचर था, साहित्य था, उनका जो लेखन था, एक्सप्लोर्ड एंड इन्फ्लुएंस अमेरिकन कल्चर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इन लोगों का जो बीट जनरेशन मूवमेंट के जो लेखक थे, उनका जो वर्क था बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया उसने अमेरिकन कल्चर को, उसमें बदलाव आए। एलन गिन्सबर्ग हाउल एंड अदर पोइम्स, ठीक है, इज़ ऑफन कंसिडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीट पोइम। तो अक्सर ये जो वर्क हैं ये कंसीडर किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं ये किसके, बीट पोइट्स के। द टर्म बीट जनरेशन वॉज कॉइन्ड बाई जैक किरॉक, सॉरी अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस करूं, है ना, तो पता नहीं क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, जैक किरॉक। तो ये इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया है। यूजीसी नेट लेवल का है ये क्वेश्चन। हमें बस ये याद रखना है कि अमेरिकन मूवमेंट, हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये वर्क है उन राइटर्स का है जिनके वर्क ने वहाँ के अमेरिकन कल्चर को क्या किया, प्रभावित किया, है ना। तो ये हमें याद रखना है। द टर्म थिएटर ऑफ क्रूअलिटी, ये भी यूजीसी लेवल का है। और थिएटर ऑफ क्रूअलिटी ये किसने कॉइन किया, कि रॉबर्ट ब्रूस्टाइन ने, एंटोनिन आर्बरूट ने, अगस्टो बोल ने, या लुइगी पिरेंडेलो, इनने, है ना। तो किसने इसको क्या किया, कॉइन किया इस टर्म को, थिएटर ऑफ क्रूअलिटी। देखो थिएटर जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, थिएटर, और थिएटर भी कैसा, क्रूअलिटी तो निर्दयता होती है क्या, उससे भरा हुआ थिएटर ऑफ क्रूअलिटी। तो ये जो टर्म है कॉइन किया है एंटोनिन आर्टोड ने। देखते हैं क्या है इसके बारे में, कि थिएटर ऑफ क्रूअलिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ थिएटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो थिएटर ऑफ क्रूअलिटी क्या है, ये एक फॉर्म थी थिएटर डेवलपमेंट की बाय एवेंट गार्डे प्ले राइट्स। तो एवेंट गार्डे प्ले राइट्स जो हैं उनके द्वारा एक थिएटर की शुरुआत थी। और एवेंट गार्डे कहने का मतलब, एवेंट गार्डे कहने का मतलब है कि वो लेखक, वो राइटर जो कुछ नया लिखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल लिखते हैं, जिनके जो आइडियाज़ हैं वो आर्ट में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में जो प्रभाव डालते हैं, एवेंट गार्डे राइटर, है ना। तो एवेंट गार्डे राइटर एक्टर एंटोनी आर्टोड, और इनकी जो वर्क है थिएटर एंड इट्स डबल 1983, है ना। तो ये जो टर्म है, ये जो वर्क है, ये इनके द्वारा आता है। ये टर्म भी एंटोनिन आर्टोड ने कॉइन किया है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी है, रेस्टोरेशन टाइम की जो कॉमेडी है, रेस्टोरेशन टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड कि चार्ल्स फर्स्ट के बाद ओलिवर क्रोमवेल के बाद फिर से चार्ल्स फर्स्ट का बेटा जो चार्ल्स सेकंड है वो मोनार्की जो है उसको संभालता है। वो जो वहाँ का जो पद है वो फिर से
क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, उस टाइम की जो कॉमेडी है उनको क्या किया जाता है, हैज़ बीन क्रिटिसाइज किया जाता है मेनली किस बात के लिए कि एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर की उन कॉमेडीज़ में बहुत ज़्यादा विट, बुद्धिमत्ता और ह्यूमर, व्यंग था, या बिटर सटायर एंड सिनिसिज्म की जो सटायर था वो बहुत ज़्यादा बिटर था, सिनिसिज्म था, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, है ना। इनडिसेंसी, देखो डिसेंट होता है सभ्य, है ना, डिसेंस से ही डिसेंसी और इससे बना है इनडिसेंसी, तो मतलब असभ्य, असभ्य मतलब, तो इनडिसेंसी का तो मतलब अभद्र या फिर असभ्य, और परमिसिवनेस, देखो परमिशन से बना है परमिसिवनेस, और इसका मीनिंग हो जाएगा क्या कि जहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम इन बिहेवियर, या इस तरह की मतलब इंडिसेंसी और परमिसिवनेस को ये क्रिटिसाइज़ करता है। या सुपरफिशियल प्रोफाउंड, दो तरह की नॉलेज होती है लोगों में, एक सुपरफिशियल सतही नॉलेज है ना, ऊपर ऊपरी, और एक होती है प्रोफाउंड नॉलेज, है ना, भीतरी गहरी। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर है। तो देखिए रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है उसको क्रिटिसाइज, उस टाइम की जो रेस्टोरेशन कॉमेडी का हो या कॉमेडी ऑफ मैनर का हो, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में होता क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर में जो चार्ल्स सेकंड अब भाई वहाँ से आया था और बाहर से इंग्लैंड में राज करने के लिए, तो उसके जो तौर तरीके थे, है ना, उसका जो फैशन था, तो लेखकों ने उसके फैशन को क्रिटिसाइज़ किया है ना। तो ये है वहाँ पे राजा को, राजशाही है ना, उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम है। तो इसमें क्या थी, इंडिसेंसी था एंड परमिसिवनेस को, इनको ज़्यादा क्या किया है, रेस्टोरेशन के दौरान क्रिटिसाइज़ करने का काम किया है। तो देखिए क्या लिखा है हमारा ये ऑप्शन, सॉरी, यस। तो क्या है, रेस्टोरेशन कॉमेडी रेफर्स टू इंग्लिश कॉमेडीज़ को रेफर करती है, रिटन एंड परफॉर्म इन द रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, और कब, 1660, 10 साल का ये पीरियड, 1660 टू 1700। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ यूज्ड एज द सिनोनिम ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, और ये क्या है, इसका रेस्टोरेशन कॉमेडी का क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि inversion is the change in the word order for creating rhetorical effect, that is this book I like, another term for inversion it। देखो UGC नेट का ये क्वेश्चन है, और ठीक है, ये तो थोड़ा सही है क्वेश्चन, मतलब समझ में आता है, और मतलब फिगर ऑफ स्पीच यदि हमने पढ़े हैं और थोड़ा सा ग्रामर से हम थोड़ा अच्छी तरह से टच करते हैं तो ये हमें समझ में आ जाएगा। इन्वर्जन की बात है, देखो लिखने का तरीका ऐसा होता है कि कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस, हम ये ग्रामर जो है मैं बहुत जल्दी डिटेल मतलब चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अगर इन्वर्जन की हम बात कहें तो जब सेंटेंस में इन्वर्जन होता है तो वैसे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, पर जब हम इन्वर्जन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, है ना, वो पहले आ जाएगा। उसमें इंट्रोगेशन की बात करेंगे तो वर्ब पहले आ जाएगी, एक्सक्लेमेशन की बात करेंगे तो कुछ एडवर्ब, हाउ, मतलब ये जो वर्ड हैं ये पहले आ जाएंगे। तो हम इन्वर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, एडवर्ब पहले आ जाती हैं इन्वर्जन में। तो इन्वर्जन इज़ द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर, तो वर्ड ऑर्डर में जो है चेंज हो जाता है फॉर क्रिएटिंग, और किस लिए, रेटोरिकल इफेक्ट, है ना, रेटोरिकल इफेक्ट। जैसे कि तुम कहाँ गई थी, तो ये क्या है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, ये इन्वर्जन नहीं है, तुम कहाँ गई थी, है ना, कहाँ गई थी तुम, है ना, कहाँ गई थी तुम, तो ये क्या है, ये इन्वर्जन है। ठीक है, आई होप कि समझ में ये तो आया है इन्वर्जन। तो क्रिएटिंग रेटोरिकल इफेक्ट, इससे क्या है, और जैसे कि तुम कहाँ हो, और वो एक गाना है कहाँ हो तुम, है ना, तो ये क्या है कि थोड़ा सा चेंज करके कुछ रेटोरिकल इफेक्ट, है ना, उसमें हो जाता है। डेट इज़ दिस बुक आई लाइक, तो ये होना चाहिए आई लाइक दिस बुक, मगर ये इन्वर्जन इसका कर दिया, ऑब्जेक्ट को पहले ला दिया, दिस बुक आई लाइक, है ना।
तो अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन इज, तो ये देखो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पर भी हम इसे डिस्कस करेंगे इन्वर्जन को, है ना। तो स्ट्रक्चर, ये फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर हम इसे मतलब देखेंगे कि क्या कहते हैं इन्वर्जन। ये इसका आंसर है हाइपरवेटन, इसका आंसर है हाइपरवेटन। तो देखिए यहाँ पे अब इसका क्या दिया हुआ है कि हाइपरवेटन इज एन इन्वर्जन ऑफ एन नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड स्पेशली फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस, प्रभाव डालने के लिए, एज द सेंटेंस दिस आई मस्ट सी, जैसे कि ये सेंटेंस है दिस आई मस्ट सी, यह मुझे चाहिए देखना, यह मुझे चाहिए देखना, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्वर्जन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये यूजीसी नेट का है, मगर ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है। एक प्रैक्टिस सेट मेरे पास है मिलियन माइंड्स का, बहुत अच्छा है वो, तो उसे हालांकि मैं चाहूँगी उसे भी सॉल्व कराऊंगी, खैर। तो मगर अभी ये क्या है, जो ये जो फ्रेज़ है द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, ये किसने दिया है, कहाँ ये दिया है, बायोग्राफी या लिटरेरिया में है, या प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड में है, या डिफेंस ऑफ पोइट्री में है, या पोइटिक्स में है। तो देखिए यहाँ जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, वहाँ पर ये फ्रेज़ दिया है बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्या है इसका मतलब, देखो बहुत सारे आप देखिए, कोई मूवी आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप मतलब आप जो देखते हैं वो आपको भी पता है कि ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है, मगर तुम क्या है, तुम पहले से ही उस डिसबिलीफ पर पहले से ही बिलिंग है कि ये बिलीफ नहीं है, ये डिसबिलीफ है, ये आपको पहले से ही बिल है, आपकी इच्छा है उसको मतलब जानते हुए भी उसे क्या कहते हैं, उसको देखने की, उस पर मतलब द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, है ना, द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये इसको थोड़ा ध्यान से इसको देखें तो यही अपना जो मतलब है वो कन्वे करता है कि एक मूवी है, ठीक है, उस मूवी में क्या है कि एक क्या हुआ, एक उसने हाथ मारा और हाथ मारा तो उसके चाटा नहीं लगा, जबकि वो उड़ कर भाग गया, ठीक है। अब ये बात तुम भी जानते हो कि ये सत्य नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो कि ये सत्य नहीं है कि किसी एक के चांटा मारने से कोई दूसरा जो विलन है वो उड़ जाएगा उस तरह से, जैसे पत्ते उड़ जाते हैं आंधी के आने से, ऐसा तो नहीं होगा। ये एक डिसबिलीफ है जो तुम भी जानते हो, पर तुम क्यों उसे सस्पेंस करो उस पर, है ना, उस पर सस्पेंस क्यों करो, तुम्हारा यहाँ एम क्या है, योर एम टू एन्जॉय द मूवी इज़ ओनली। तो ये टर्म है एस.टी. कॉलरिज ने इसे कॉइन किया है, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कुछ इस तरह की हमारे लिटरेचर में क्रिएशन, कुछ इफ़ेक्ट, कुछ इस तरह के मतलब तरीके हैं जहाँ हम भी देखते हैं तो जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पर हम सिर्फ उस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। तो वो है द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। और देखते हैं इसको, देखिए लिखा है कि द टर्म सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हैज़ बीन डिफाइंड एज अ बिलिंगनेस टू सस्पेंड, इच्छा है क्या करने की, सस्पेंड करनी, वंस क्रिटिकल फैकल्टीज एंड बिलीव द अनबिलीवेबल, टू सेक्रीफाइस लॉजिक फॉर द शेक ऑफ एन्जॉयमेंट। पर तुम क्या करते हो, क्योंकि सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट यू सेक्रीफाइस द लॉजिक, लॉजिक में सेक्रीफाइस कर देते हो, उसका बलिदान दे देते हो। अरे ऐसा एक चांटा मारने से कोई उड़ नहीं सकता, ये लॉजिक आप नहीं लगाते उसको, इस लॉजिक को आप सेक्रीफाइस कर देते हो, वाई, बिकॉज ऑफ एन्जॉयमेंट। तो ये है बात कहने का। तो द फ्रेज कॉइन्ड बाय एस.टी. कॉलरिज इन 1817 बाय एस.टी. कॉलरिज इन बायोग्राफी लिटरेरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनक्यूनेबुला रेफर्स टू। तो इसको तो आप रट लीजिए, है ना, और ये इम्पॉर्टेंट है, बेशक ये यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो टीजीटी पीजीटी में भी ये आ सकता है भाई। इनक्यूनेबुला क्या है, तो बुक्स सेंसर्ड बाय रोमन एम्परर, बुक्स पब्लिश्ड बिफोर 1501, और बुक्स कंटेनिंग एन अकाउंट ऑफ मिथ्स एंड रिचुअल्स, बुक्स रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू एन ऑथर। तो देखिए
इनक्यूनेबुला इसका मतलब ये है कि भाई जो बुक है पब्लिश्ड होती हैं, द बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501 से पहले जितनी भी बुक्स जो है पब्लिश हुई हैं तो उनका पब्लिकेशन इनक्यूनेबुला के नाम से रेफर होता है। यहाँ देखिए इसका आंसर क्या लिखा है और एक्सप्लेनेशन कि इनक्यूनेबुला रेफर्स टू एन अर्ली प्रिंटेड बुक स्पेशली वन प्रिंटेड बिफोर 1501, है ना। तो 1501 से पहले जो वर्क पब्लिश हो चुके हैं और तो फिर वो इनक्यूनेबुला कहे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये विलियम कैक्सटन जब ये प्रेस आती है तो सबसे पहली बुक ये पब्लिश होती है, मगर उससे भी पहले के बहुत सारे वर्क हैं जो पब्लिश हो चुके हैं तो उनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो इनक्यूनेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट है द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वॉज रिटन बाय। तो न्यू क्रिटिसिज्म की बात है भाई, क्रिटिसिज्म आलोचना, और कैसी नई, है ना, 1941। तो क्लिंथ ब्रुक्स है या फिर जॉन क्राउन रैनसम है या रॉबर्ट पेन वॉरेन है या एलन टेट हैं, तो कौन है जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को पब्लिश करवाया? तो देखिए इसका आंसर है बी, जॉन क्रो रैनसम। और देखिए क्या है कि जॉन क्रो रैनसम वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर, स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, पोइट, एसिस्ट एंड एडिटर। तो इतने सारे ये वर्क किया करते थे। ही इज़ कंसीडर, उन्हें माना जाता था टू ब फाउंडर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, की वो फाउंडर हैं किसके, कि न्यू लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो स्कूल है उसके। ही ऑथर्ड द एबव बुक्स, कौन सी बुक? अब यहाँ एबव बुक का तो मुझे लग रहा है कि नाम नहीं दिया, या फिर न्यू क्रिटिसिज्म ही जो है बुक का नाम है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि आ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल। मोनोसिलेबल एक, मोनो का मतलब एक, मोनोसिलेबल एक से, मोनोसिलेबल राइम in the final stress level of two lines of a verse called। तो 2 लाइन है ऑफ अ वर्स, फाइनल में वो है स्ट्रेस लेवल। तो मोनोरिदमिक, मस्कुलिन राइम, हाँ फेमिनिन राइम, आई राइम। देखो हम इसकी बात कर चुके हैं कि आई राइम क्या होती है, मस्कुलिन राइम क्या होती है ना, फेमिनिन राइम क्या होती है, इन सब की हम बात कर चुके हैं। राइम आपको प्लेलिस्ट है वहाँ राइम करके मिल जाएगा। जो इसका आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है मस्कुलिन राइम। हमने बात ये की थी कि भाई मोनोसिलेबिक राइम है और फाइनल में अगर स्ट्रेस लेवल होता है तो फिर वो मस्कुलिन राइम हो जाती है। अगर एक लाइन लिखी है उसमें कई सारे सिलेबल हैं पर फाइनल जो वर्ड है उस लाइन का, उसमें यदि मस्कुलिन उसमें स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल से एंड होता है तो वो कैसी राइम होगी, वो मस्कुलिन राइम होगी। अगर अनस्ट्रेस लेवल से वो स्टेंजा, वो लाइन एंड होता है तो वो फेमिनिन होगी, फेमिनिन। तो यहाँ पे मस्कुलिन राइम, और यहाँ इस तरह से कि स्ट्रेस की जो मस्कुलिन है मेल को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्ट्रेस हमें दिखाई देता है, पर मस्कुलिन जो है वो अनस्ट्रेस मतलब सॉफ्ट नेचर की होती हैं। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए इसे। तो मस्कुलिन राइम इज़ अ राइम बिटवीन फाइनल स्ट्रेस लेवल, एग्जाम्पल ब्लो, फ्लो और कन्फेस और रेड रेस। तो ये क्या है, ये इनमें हम बोल रहे हैं तो स्ट्रेस जा रहा है तो ये मस्कुलिन राइम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ अ की स्टेटमेंट इमेनेटिंग फ्रॉम। तो ये एक की स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट जो आपके सामने लिखा है, चलो ठीक है मैंने कुछ पब्लिश करवाया है, मेरा जो टेक्स्ट है आपके सामने है, अब उसके बाहर कुछ नहीं है। ये एक बात है, ये एक स्टेटमेंट है। कौन इसके बारे में बात करता है कि फेमिनिज्म के बारे या न्यू हिस्टोरिसिज्म या स्ट्रक्चरलाइजिज्म या डीकंस्ट्रक्शन इसके बारे में बात करता है। तो डीकंस्ट्रक्शन इसके बारे में बात करता है कि भाई किसी की कोई रचना है तुम्हारे सामने है, वो है और उसके अलावा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ करता कि कोई राइटर है, कोई पोइट है, तो
उसकी राइटिंग के साथ साथ, उसके टेक्स्ट के साथ साथ ये भी जानते थे, मतलब प्रयास करते थे कि किन ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जिन परिस्थितियों में इस राइटर ने इस तरह का वर्क लिखा है, आसपास के समाज की कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, है ना, बहुत सारी बातें। तो पर वो यहाँ कहते हैं कि पर जो टेक्स्ट है वो सब कुछ है और उसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि जब उसने टेक्स्ट लिखा है तो कुछ पर्टिकुलर एम करके लिखा है। इसी को डिसकंस्ट्रक्शन कहते हैं। डिकंस्ट्रक्शन इज अ क्रिटिकल आउटलुक कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड द मीनिंग, टेक्स्ट एंड मीनिंग। और जैक्स डेरिडा, हम पहले भी ये वर्क इनका नाम पढ़ चुके हैं डिकंस्ट्रक्शन के लिए, थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। जैक्स डेरिडा 1967 वर्क आता है ऑफ ग्रामेटोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड द मेजोरिटी ऑफ आइडियाज इन्फ्लुएंशियल विद इन डिकंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था मेजोरिटी ऑफ आइडियाज़ को, जो प्रभावित थे किससे, डिकंस्ट्रक्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, कहाँ आता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर जैसे ही आप याद कर लीजिए शेक्सपियर को, बहुत यूज़ किया है शेक्सपियर ने आयम्बिक पेंटामीटर। तो सोनेट में है, ड्रामेटिक वर्स में है, लिरिक में है या एलिजी में है, और शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं। उनके सोनेट बहुत फेमस है ना। और यहाँ पर उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर, तो सब आयम्बिक पेंटामीटर सोनेट में यूज़ किया जाता है। द वर्ड सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, इट मीन्स अ स्मॉल और लिटिल सॉन्ग और लिरिक। इन पोइट्री अ सोनेट हैज़ 14 लाइन्स एंड इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये लिखी गई होती है किसमें, आयम्बिक पेंटामीटर में। ईच लाइन हैविंग 10 सिलेबल्स, हर एक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ दूसरी बुक से। अ टेल ऑफ टब एंड गुलिवर्स ट्रैवल आर रिटन बाय। तो चाहे आपको ये नहीं पता हो कि टेल ऑफ टब किसने लिखी है, पर गुलिवर ट्रैवल्स है ना, गुलिवर ट्रैवल्स आप जानते हैं कि ये लिखी है किसने, जोनाथन स्विफ्ट ने। नेक्स्ट है सार्टोर रिसर्टर्स रिटन बाय थॉमस कार्लाइल, अर्नोल्ड रस्किन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द राइटर ऑफ एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म जो है, जिस तरह से हम गुलिवर ट्रैवल्स को याद करते हैं, मतलब रखते हैं याद कि एक एलिगोरिकल, ये क्या है, ये वर्क है। एलिगोरिकल वर्क क्या होते हैं, देखो एलिगोरिकल पोइट्री की भी, प्रोज की भी, हर किसी की थीम है। तो एलिगोरिकल पर आपको एक वीडियो रिसेंटली अपलोड में करने ही जा रही हूँ, और देखते हैं यहाँ पे एनिमल फार्म की भी वही थीम होती है, एलिगोरिकल वर्क है ये। द राइटर ऑफ एनिमल फार्म इज़, तो इसके राइटर कौन है, जॉर्ज ऑरवेल। डॉक्टर फॉस्ट इज रिटन बाय, तो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो, है ना। तो ये तो हमारे उसमें ही था जब एमए में था, तो इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट है द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल आर द पेन ऑफ। तो डचेस ऑफ माल्फी एंड वाइट डेविल ये किसने लिखा है, डचेस ऑफ माल्फी से तो फेमस हैं, तो जॉन वेबस्टर का ये वर्क है, ऑल फॉर लव। तो ये भी हमारे सिलेबस में रहा है, गोल्ड स्मिथ ने लिखा है, या शेक्सपियर ने, कॉन्ग्रीव ने, या ड्राइडन ने। तो ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन की रचना है ये। कैटो इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ, तो कहाँ की है ये, एडिशन की है, एरिस्टोटल, स्टील, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है क्या, कैटो जो है वो ट्रेजेडी है किसकी, एडिशन की। नेक्स्ट है द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड लव फॉर लव आर फ्रॉम द पेन ऑफ। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर है विलियम कॉन्ग्रीव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ सी स्टूप्स टू कनकर इज ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉन्ग्रीव, सैले, या ड्राइडन। किसका है, तो ये है ओलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्कूल फॉर स्कैंडल इज़ फ्रॉम द पेन ऑफ। तो स्कूल फॉर स्कैंडल किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है एक कॉमेडी है, स्कूल फॉर स्कैंडल, बड़ा ही नाम है, श्रीडन का नाम है इसमें। तो ये
स्टीडन के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर में शायद इसकी बात है ना। स्टेफोर्ड और पीपा पासेस, स्टेफोर्ड पीपा पासेस आर द पोइटिक प्ले आइडेंटिफाई द राइटर की रॉबर्ट ब्राउनिंग है, वर्ड्सवर्थ है, शैली है, टेनिसन है। तो इसका जो आंसर है वो है कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।